हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अनिल लेकर हाजिर हूँ फिर से साइंस स्पेशल सीरीज की ये नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे साइंस विषय के, विज्ञान विषय के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये सीरीज का आज हमारा 6th वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अब तक ज़रूर देख लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और मोटिवेट हों, आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रोटीन किस में है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, शहद, दाल, गेहूं और चावल। तो दोस्तों, प्रोटीन जो सबसे अधिक हमें प्राप्त होता है उसका सबसे अच्छा सोर्स है यहाँ दालें। और दाल में भी आपको बता दूं, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? जो सूर्य से हमें ताप प्राप्त होता है वो किस विधि से पृथ्वी पर आता है? तो ये रेडिएशन होता है, आपका विकिरण, रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है, रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये भी एक सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। कौन सा यंत्र है जिसका डॉक्टर यूज करते हैं हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए? तो आप ये अपन ने देखा ही होता है, जनरली हम जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, स्टेथोस्कोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, तो जो ऑक्सीजन होती है O2, इसका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। कहाँ ले जाता है? ये सभी कोशिका तक पहुंचाता है। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं वैसे हमारी हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और यहाँ आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है सभी कोशिकांगों तक ऑक्सीजन को लेके जाता है और वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और इसको वापस फेफड़ों तक लेकर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर के अंदर काम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? टूटी हुई जो हड्डियां होती है, बोन फ्रैक्चर जब होती है तो उसका पता कैसे लगाते हैं हम, वापस वो जुड़ी है या नहीं है? तो ये सिंपल हमने देखा ही होता है, एक्सरे किया जाता है, जिससे हमें उसकी प्रेजेंट पोजीशन का पता लग जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अफीम के पौधों का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का होता है? अफीम, अफीम दोस्तों, इसका एक वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, बता दूं आपको वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। ये कह रहा है अफीम का जो औषधीय महत्व का हिस्सा है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो वो लेटेक्स से होता है। लेटेक्स यानी कि जो इसका कच्चा फल होता है, जो उसका दूध होता है, उससे कच्चे फलों का दूध, अफीम का जो कच्चा फल होता है उससे दूध जो निकाला जाता है उसका औषधीय महत्व होता है। केमिकल इसका यूज किया जाता है और ये जनरली पेन किलर जो होती है, पेन किलर्स, इनमें भी इसका बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है, नॉइस पॉल्यूशन, किस में मापा जाता है? तो ये डेसिबल के अंदर मापा जाता है। और मानव की जो क्षमता होती है जनरली, जिसको सेफ माना जाता है, वो 80 to 85 डेसिबल को माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हमारी जो श्रवण क्षमता है वो सुरक्षित कहाँ तक मानी जाती है? तो 80 से 85 तक मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये कब होता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। ये मैं कह दूं अर्थ है, लेकिन हमारी पृथ्वी के भी चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है।
होता क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो कुछ देर के लिए पृथ्वी पे अंधेरा सा महसूस होता है और ये रोशनी हमें डायरेक्ट यहाँ नहीं मिल पाती प्रॉपर। तो इसी को सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है दोस्तों, ये जनरली अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये सूर्य और पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है, जब सूर्य से आने वाली किरणें जब चंद्रमा पर जाती है तो जिसकी वजह से ये चमकता है और हमें ये प्रकाशित दिखाई देता है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, चंद्र ग्रहण। तो ये सिंपल से दो कंसेप्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, कई बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, बीसीजी का टीका किस रोग की रक्षा के लिए लगाते हैं। बीसीजी का टीका आपको पता होगा, जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के 24 घंटे के भीतर ये टीका लगा दिया जाता है। और ये टीबी, तपेदिक या इसको समा भी कहते हैं, समारोग, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको कहते हैं बेसिलस कॉलमेट गुरीन, बेसिलस कॉलमेट गुरीन। तो दोस्तों ये किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए या इससे बचाव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने से क्या बनते हैं। तो जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर, यह हमारी अर्थ है, और जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है तो ये किन स्थिति का जन्म देती है। तो दोस्तों ये दिन और रात का निर्माण करती है, दिन और रात बनते हैं। और ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिभ्रमण, परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। और इसका कितना समय होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये इसका परिभ्रमण काल होता है पृथ्वी का। और इसी से दिन और रात होते हैं। क्या होता है, जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस के चारों ओर रोटेटरी मोशन करती है। और एक गति होती है पृथ्वी की परिक्रमण, रिवोल्यूशनरी मोशन, परिक्रमण। परिक्रमण में क्या होता है, पृथ्वी एक अपना चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करती है, सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं जनरली। और इससे क्या होता है, मौसमों या ऋतुओं का निर्माण होता है, ऋतु निर्माण होता है, जिसमें अलग अलग सर्दी गर्मी नजर आती है। तो ये दो प्रकार की पृथ्वी की गति होती है, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और कई बार इसको पूछा जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से क्या है। लौंग क्या है। तो दोस्तों लौंग जो फूल की कली होती है, फूल की कली का एक भाग होता है, पौधा जो होता है उसका फ्लावर उसकी कली होती है। तो ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीतल निम्न में से किन की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु। दोस्तों ये तांबा, कॉपर और जिंक की होती है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं। तो तांबा और जस्ता मिलके क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, पीतल। तो अपना आंसर तो हो जाएगा तांबा प्लस जिंक। लेकिन तांबा प्लस टिन में क्या बनाते हैं, तो कॉपर प्लस टिन ये बनाते हैं कांस्य। तो कभी कभी इसका भी पूछ लिया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इन मिश्र धातु का फॉर्मूला ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्यूज तार बना होता है हमारे घरों में या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ यूज होती है प्रॉपर्ली ऑफिस वगैरह में,
तो फ्यूज़ तार फ्यूज़ बॉक्स होता है जिससे हमारे उपकरणों को महंगे उपकरण जो घरों में यूज़ करते हैं उनको बचाया जा सके जब कभी कभी हाई वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। तो वो फ्यूज़ तार किससे बना होता है, तो वो टिन और लेड से बना होता है। टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु होती है। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है कि फ्यूज़ तार का निर्माण किससे होता है, तो दोस्तों टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट। 2000 वाट के हीटर के आधे घंटे में काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा होगी। ये बेसिक क्वेश्चन है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कह सकते हैं आप इसको न्यूमेरिकल, बट बहुत ही ईजी है और जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो दोस्तों जो यूनिट होती है उसकी कैलकुलेशन KWH में होती है, किलोवाट घंटा। तो हमें जो वाट दिया होता है उसको इसको किलोवाट के अंदर रखना होता है। जैसे कि यहाँ 2000 वाट दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ वाट, और ये हो गया अपना 2 किलो वाट। और समय हमें दिया है आधा घंटा, टाइम T आधा घंटा दिया हुआ है, तो 1/2 आवर्स। तो फॉर्मूले से सिंपल कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 किलोवाट में मैंने कहा वैल्यू रखनी है, तो 2 किलोवाट हो गई हमारी खपत और समय है आधा घंटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी जो विद्युत खर्च टोटल आएगा वो आएगा 1 यूनिट। अब कभी कभी क्या होता है, यूनिट की प्राइस भी दी होती है क्वेश्चन में कि 1 यूनिट पर इतना खर्च आता है, तो उस रुपए को आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो टोटल जो बिल भुगतान है वो भी इससे निकल आता है। जितना भी रुपए दिया होता है उसको भी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका टोटल बिल जनरेट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसके कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। पहले समझ लेते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जनरली दोस्तों जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो एक आवश्यक यह पृथ्वी के लिए आवश्यक होता है, जीवन के लिए, जीवन की अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ से सौर विकिरणें आती है। अगर ग्रीन हाउस गैस है हमारे वायुमंडल में, यहाँ जैसे ग्रीन हाउस की लेयर है कोई, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, अगर ये ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल में बिल्कुल ही उपस्थित ना हो, मतलब जीरो हो, तब क्या होगा दोस्तों, तो तब इस स्थिति में पृथ्वी का जो टेम्परेचर होगा बहुत कम होगा, लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। लेकिन एक सामान्य तौर पर देखें तो ग्रीन हाउस गैसें जब होती है तो ये जो आने वाली सोलर रेडिएशन है जब ये वापस पृथ्वी से टकरा के जाती है यहाँ पे, तो ये ग्रीन हाउस गैसें इनका अवशोषण कर लेती है, जिससे क्या होता है यहाँ एक मॉडरेट टेम्परेचर जनरेट होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एक टेम्परेचर हमारी अर्थ पर बना रहता है और इससे यहाँ जीवन संभव हो पाता है। अब समस्या क्या है, समस्या यह है दोस्तों, जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन वायुमंडल के अंदर बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो ये और अधिक इन सोलर रेडिएशन जो वापस जाती है इनको हम पार्थिव विकिरण नाम देते हैं, पार्थिव किरणें कह दो, पार्थिव किरणें, तो इनका अत्यधिक मात्रा में अवशोषण होने लग जाता है और अधिक अवशोषण होता है तो और अधिक टेम्परेचर बढ़ता है और इसी को हम फिर ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट कहते हैं। तो ये बहुत अधिक टेम्परेचर को बढ़ा रहा है और हर साल हमारा जो टेम्परेचर है वो औसत तापमान बढ़ता जा रहा है और जिससे हमारे जो सामान्य जनजीवन है या इकोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है उन सबको खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का एक सिंपल कंसेप्ट है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। क्या होता है दोस्तों, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सौर विकिरणों की लैम्बडा, ये कम होती है, तो ये आसानी से इनको पेनिट्रेट करके अर्थ तक पहुंच जाती है, लेकिन जब ये वापस जाती है पार्थिव विकिरण अर्थ से टकरा कर तो इनके तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है और ये ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इससे अपना टेम्परेचर जो बढ़ता है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों जलवाष्प, ये एक नेचुरल रूप से प्रेजेंट जलवाष्प और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, ये सारी गैसें होती है जो
ग्रीन हाउस कैसे कहलाती है और ये इन पार्थिव विकिरणों का अवशोषण करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? तो नाइट्रोजन नहीं, ये तो ऑलरेडी 78% के आसपास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। अमोनिया नो। ओजोन, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे रक्षा करती है। तो आंसर हो जाएगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आपके होने वाले एग्जाम्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ, हमारे कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।